नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर अभी हम लोग जो पद चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग जो गद्य वाला पोर्शन है उसे शुरू कर रहे हैं। और उसमें आज जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ एक काल्पनिक हास्य व्यंग जो है एक तरह से निबंध है ये। और इस निबंध की पूरी शॉर्ट समरी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप एक बार अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि फिर आपको किसी भी बुक में से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको ये हरिश्चंद्र जी का जो जीवन परिचय है वो शॉर्ट तरीके से मैं आपको डेटा वाइज इसको याद करवाऊंगा और फिर आपको एक पैराग्राफ में कैसे लिखना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। साथ ही जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों जो 4 नंबर का आपका जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है वो 101% सवाल आएगा। इसलिए उस सवाल को आपको तैयार करना ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके जीवन परिचय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहले शॉर्ट समरी लिखवाऊंगा और फिर हम लोग इसे पैराग्राफ में भी समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। तो यहां सबसे पहली बात आती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में किस काल के कवि है। तो देखिए हिंदी साहित्य के अंदर जो आधुनिक युग है उसका जो पहला चरण है भारतेंदु युग, इन्हीं के नाम से उस युग का नामकरण हुआ है। क्योंकि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, पैसों की कोई कमी नहीं थी इनके पास। इन्होंने खुद का प्रेस खोला और कवि वचन सुधा एक पत्रिका चलाई थी जिसके अंदर जो साहित्यकार होते थे, रचनाकार होते हैं, उनकी रचनाओं का उसमें प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, तो इनके नाम से ही उस युग का नामकरण हो गया भारतेंदु युग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनका जो मूल नाम है, मुख्य नाम क्या है, हरिश्चंद्र है। और ये भारत प्लस इंदु यानी भारत का चंद्रमा, भारत इंदु, भारत का चंद्रमा कह करके इन्हें संबोधित किया जाता है। काशी के अंदर जो विद्वान लोग थे उन्होंने यह भारतेंदु उपाधि दी इनको। इन्हें क्या कहकर संबोधित किया कि ये तो भारत का क्या है, चंद्रमा है, भारतेंदु। क्लियर। इनका जन्म हम बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? तो आप जब आप लिखेंगे तो इस तरह से शॉर्ट समरी आप पहले नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर के अंदर ताकि याद करने में आसानी रहे। एग्जाम के टाइम में हमें ये परिचय जो है फटाफट एक रीडिंग हो जाए, इसलिए आप शॉर्ट समरी जरूर बना लीजिए। जन्म जो है सन 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ? काशी में। अब ये काशी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, काशी में एक संपन्न परिवार में हुआ इनका जन्म। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक, अब हम बात करें कि भाई काशी के अंदर इनका जन्म हो गया, फिर हम बात करते हैं इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है और इनकी एक बेटी है, पुत्री है, तो इनकी बेटी का नाम क्या है। इन सारे नामों को आप दिमाग में रख लेंगे। तो इनके पिताजी का नाम जो है गोपाल चंद्र यानी बाबू गोपाल इनके पिताजी का नाम है। और अगर इनकी माता का नाम देखें तो पार्वती देवी और पत्नी का नाम है श्रीमती मन्ना देवी और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है विद्यावती। तो ये इनकी पारिवारिक स्थिति है जो आप लोगों को याद रखनी है। तो वापस सुनिएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या है बच्चों? गोपाल चंद्र। और इनके माताजी का नाम अगर हम देखें तो पार्वती देवी, ये इनकी माता का नाम है। और पत्नी का नाम है मन्ना देवी और इनकी बेटी का नाम है विद्यावती। ये इनकी पुत्री का नाम है
विद्यावती। इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। गोपाल चंद्र, पार्वती देवी, मन्ना देवी और विद्यावती। एक इन्होंने जो है एक समाज की स्थापना करी थी जिसका नाम है तदीय समाज, ठीक है, वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए। तदीय समाज की स्थापना कौन से समाज की? तदीय समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए कौन से समाज की स्थापना करी है? तदीय समाज की स्थापना करी है। तो ये याद हो जाएगा। सन 1850 ईस्वी में काशी में एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम गोपाल चंद्र है, माता का नाम पार्वती देवी है, पत्नी का नाम मन्ना देवी और बेटी का नाम है विद्यावती। तदीय समाज की इन्होंने यानी वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए इन्होंने तदीय समाज की क्या की है? स्थापना की है। इन्होंने जो पत्रिकाओं का संपादन किया है या प्रकाशन किया है, तो 3 पत्रिकाएं हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो कवि वचन सुधा, इनकी जो पहली पत्रिका है जो 1868 ईस्वी के अंदर, ये इन्होंने कवि वचन सुधा, एक तो ये पत्रिका का ध्यान रखना आपको, कवि वचन सुधा। फिर इन्होंने जो दूसरी पत्रिका है 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 ईस्वी के अंदर हरिश्चंद्र मैगजीन। और एक तीसरी पत्रिका है जिसका नाम है बाल बोधनी, 1874 ईस्वी के अंदर बाल बोधिनी। ये जो पत्रिका थी ये स्त्री शिक्षा के लिए इनका प्रकाशन होता था, स्त्री शिक्षा के लिए, ठीक है, स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका का संपादन करते थे। जो गोपाल चंद्र हैं इनके पिताजी, वो गिरिधर लाल के नाम से लिखते थे, कवि थे इनके पिताजी। जो गोपाल चंद्र हैं वो गिरधर लाल या गिरिधर लाल के नाम से लिखते थे, ठीक है। तो गोपाल चंद्र जो हैं गिरधर लाल के नाम से लिखते थे। ये इनके पिताजी जो हैं ये भी एक कवि थे। और जो हरिश्चंद्र जी हैं, ये इनकी जो उपाधि है जिसको भारतेंदु कहा जाता है, भारत का चंद्रमा, ये इनकी उपाधि है। यहीं पर मैं नोट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना कि भारतेंदु, इसका अर्थ होता है भारत का इंदु। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, भारत का चंद्रमा, ठीक है। यह उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। यह उपाधि किसने दी थी? काशी के विद्वानों ने दी थी भारतेंदु, भारत का चंद्रमा। तो ये छोटी सी एक डिटेल है, एक डेटा है जिसे आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। और इनके निधन की बात करें तो इनका जो निधन है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, निधन केवल 35 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था, 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 35 वर्ष की अल्प आयु के अंदर ही इनका निधन हो गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आधुनिक युग के जनक ये माने जाते हैं, आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अगर इनके रचनाओं के बारे में बात करें, जो रचनाएं आपको याद रखनी है, तो उनको अपन जब साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसी तरह से इसको याद करते हुए चल सकते हैं। इन्होंने काव्य संग्रह, नाटक, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं के अंदर लेखन कार्य किया है। और बहुत अच्छे हिंदी साहित्य के अंदर एक तरह से विद्वान और पत्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं, मशहूर हैं। तो यहाँ आप एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए ताकि
आप इन चीज़ों को याद कर सकेंगे वापस सुन लीजिए। जन्म 1850 में हुआ है, काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ है, आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक युग के अंदर जो भारतेंदु युग है उसके अंदर ये उसी के जनक है, इन्हीं के नाम से माना गया है। और भारतेंदु इनकी उपाधि है, मूल नाम हरिश्चंद्र है। भारतेंदु जो उपाधि है वो काशी के विद्वानों के द्वारा दी गई थी। पिताजी का नाम गोपाल चंद्र है, माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी और इनकी बेटी का नाम है विद्यावती। ठीक, और ये 3 तरह की जो पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन और प्रकाशन किया था। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन। 74 के अंदर बाल बोधनी, ये बाल बोधनी जो है स्त्री शिक्षा के लिए थी और निधन 1885 ईस्वी के अंदर हो गया। तो ये जो लाइनें हैं ये याद करने के लिए बच्चों, ये आपको एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं लिखनी है। अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये अलग से ही मैं एक पैराग्राफ में दोनों चीज़ें लिखवा रहा हूँ हैंड टू हैंड, और आप वीडियो देखते हुए अपने नोट्स बना सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो जीवन परिचय लिखवाता हूँ और फिर साहित्यिक परिचय लिखवाता हूँ। दोनों तरह के क्वेश्चन मैं लिखवा करके और फिर आप लोगों को तैयार करवाता हूं, और एज इट इज आप लोगों को अपनी जो होमवर्क की नोटबुक है आपकी उसके अंदर नोट करते हुए चलें। बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, तो याद करने में भी आसानी रहेगी आप लोगों को और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी आपके सामने। चलिए देखिए, आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। आधुनिक युग के, आप इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो गिरिधर या गिरधर के नाम से कविताएं लिखते थे। गिरधर के नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी
पत्नी का नाम मन्ना देवी और पुत्री का नाम विद्यावती था। घरेलू परिस्थितियों अब देखिए घरेलू परिस्थिति क्यों, क्योंकि इनके पिताजी का देहांत हो जाता है एक तरह से, तो वो जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। तो घरेलू परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण घरेलू परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण भारतेंदु की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। इन्होंने कवि वचन सुधा हरीशचंद्र मैगजीन और बालबोधिनी पत्रिकाओं का बालबोधिनी पत्रिका का संपादन किया था। और क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी जो थी, क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 35 वर्ष की अल्प आयु में सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अल्प आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ बिल्कुल सहजता से ये पैराग्राफ लिखा है। आप ऐसा ना सोचें कि ये बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें 4 नंबर कैसे आएंगे। बिल्कुल आएंगे आपके। आप इसे एज इट इज जैसा मैंने आपको लिखवाया है ऐसा का ऐसा ही आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल सरल ढंग से मैंने आपके सामने लिखा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म 1850 में काशी उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ। पिताजी का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, गिरिधर नाम से ये कविताएं लिखते थे। माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी और पुत्री का नाम विद्यावती था। घरेलू परिस्थिति और समस्याओं के कारण भारतेंदु जी की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन और बालबोधिनी पत्रिका का क्या करा? संपादन किया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 35 वर्ष की अल्प आयु में सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, अब ये सुन लेना, जब आपसे जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो बस ये जीवन परिचय के बारे में ही लिखना होता है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि भारतेंदु हरीशचंद्र का साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए, तो फिर उस समय साहित्यिक परिचय के बारे में आपको बताना होता है। तो यहाँ नीचे जो है मैं नोट कर देता हूँ, भारतेंदु हरीशचंद्र का साहित्यिक परिचय।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय, यानी साहित्य के बारे में परिचय चल रहा है। भारतेंदु जी जो हैं कवि थे, नाटककार थे, इतिहासकार थे, समालोचक और पत्र संपादक थे। तो ये साहित्यिक परिचय की बातें हम लोग यहाँ इसमें नोट कर रहे हैं। और जब साहित्यिक परिचय बताते हैं तो इनके साथ साथ आप इनके जन्म या आधुनिक युग के ये जनक हैं, इनका जन्म 1850 में काशी में संपन्न परिवार में हुआ, ऐसे आप लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत वाली लाइन यहाँ वापस से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से वापस नोट कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु जी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, इतिहासकार, समालोचक और पत्र संपादक थे। गद्यकार के रूप में यानी कि जो गद्य भाग की रचनाएं हैं, गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भक्ति भावना, श्रृंगार को, यानी जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को अपने काव्य का विषय बनाया। ये रीतिकाल एवं आधुनिक काल, ये रीतिकाल एवं आधुनिक काल के संधि सूत्र माने जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि भाई हिंदी साहित्य के जो 4 काल हुए हैं, सबसे पहला जो है आदिकाल है, दूसरे नंबर पर भक्ति काल और तीसरे नंबर पर जो है रीतिकाल है और चौथे नंबर पर आधुनिक काल। मतलब रीतिकाल की समाप्ति और आधुनिक काल का प्रारंभ, तो दोनों के बीच का संधि काल कहलाना है। मतलब दोनों काल जब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं एक तरह से,
तो वहाँ के मध्य के उसके बीच के जो हैं ये एक सूत्र माने जाते हैं, रीतिकाल से और आधुनिक काल का आरंभ हुआ उसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय बताया कि हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु जी कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक और पत्र संपादक थे और एक गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भक्ति भावना और श्रृंगार रस को अपने काव्य का विषय बनाया है। ये रीतिकाल एवं आधुनिक काल दोनों के संधि सूत्र माने जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो और नोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, यहां मैं इसे मिटा देता हूं और फिर अभी इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्यिक कृतियां हैं, उनको मैं और नोट कर देता हूँ। इनके साहित्य की जो भाषा बोली है वो कैसी है वो भी बताने वाला हूँ, और साथ ही ये जो निबंध है इसका वर्ण्य विषय क्या है, यानी किस विषय को लेकर के ये निबंध लिखा गया है, तो वो सारी बातें आप लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि आपको पढ़ने का एक अलग तरीका अपनाना चाहिए। सामान्य तौर पर आप लोग हिंदी को रटने का काम करते हो और रट के काम नहीं चलेगा। इससे पहले आपने जो पद भाग के चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ भी मैंने आप लोगों को ये कोशिश की है कि आप लोग सीखें, क्योंकि जब एक बार आप सीख जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है लिखने के अंदर। तो इसी तरह मैंने यहाँ देखिए पहले शॉर्ट आपको सारे डेटा बता दिए और फिर उसके पैराग्राफ बना करके बता रहे हैं कि कैसे आपको एक पैराग्राफ बनाना है, तो आसान रहेगा आप लोगों को इस तरह से। तो अब इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है कि इनके नाटक कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन से कृतियां लिखी हैं। चलिए देखिए, भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं, इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। अब इस प्रकार हैं तो सबसे पहले देखिए इनका जो काव्य संग्रह वो नाम लिख देता हूं मैं कि इनके कौन कौन से काव्य संग्रह हैं। तो इसके अंदर प्रेम माधुरी, दूसरे नंबर पर है प्रेम तरंग, माधुरी तरंग सरोवर, तीसरे नंबर पर आप प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप। तो देखिए ये तो 1 2 3 4 5 जो रचनाएं इनके सबके आगे प्रेम लग रहा है, माधुरी तरंग सरोवर मालिका प्रलाप, सबके आगे प्रेम जोड़ देंगे। और तन में लीला, फिर है दान लीला, भारत वीरता आदि, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अगर इनके नाटक की बात करें कि इनके द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए तो वैदिकी, हिंसा, नैभावती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा,
नील देवी, और अंधेर नगरी चौपट राजा, ये इनका बहुत फेमस नाटक हुआ है, अंधेर नगरी आदि। और उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, तो इनके कुछ उपन्यासों के नाम आप ध्यान रखेंगे, दो ही हैं, पूर्व प्रकाश और चंद्र प्रभा आदि। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं होगी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, दान लीला, भारत वीरता आदि। नाटक हो गए इनके वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, और उपन्यास हो गया पूर्व प्रकाश, चंद्र प्रभा आदि। अगर हम लोग बात करें कि इनके भाषा शैली क्या है, तो देखिए बच्चों ये काम का आने वाली है भाषा शैली। जब आप गद्य की व्याख्याएं करेंगे तो वहाँ पर आपको ये काम आने वाली है भाषा शैली, कि ये जो खड़ी बोली है, इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और खड़ी बोली को ही इन्होंने आधार बनाया है। इन्होंने अपने काव्य में किस बोली को, किस भाषा को, खड़ी बोली को, इन्होंने खड़ी बोली को, इन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया तथा पद भाग जो हैं उनमें इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करते रहे। अपने काव्य में इन्होंने मुक्त शैली का प्रयोग किया। गद्य में भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, का प्रयोग किया। तो देखिए यहाँ ये जो बातें हैं आपके सामने नोट करिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग। ये वो सारे तरीके मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप पढ़ाई करेंगे, याद करना शुरू करेंगे, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभी तो आपकी जो क्लासें चल रही हैं, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में भी आ रहा हो, लेकिन आप जब सेकंड बार पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो आप इनकी रचनाओं को फिलहाल याद कर लीजिए कि भाई कौन कौन से काव्य संग्रह इनके। तो ये प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, दान लीला, भारत वीरता, ये इनके काव्य संग्रह हैं। नाटक हो गए वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, और उपन्यास हो गए पूर्व प्रकाश, चंद्र प्रभा। और इनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो देखिए जैसे साहित्य की दो फॉर्म होती है, गद्य होता है, एक पद होता है। तो जो गद्य भाग होता है उसके अंदर इन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया, ठीक है, और जो पद भाग है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग करते रहे। अपने काव्य में इन्होंने मुक्त शैली का प्रयोग किया और गद्य के अंदर ये भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का ये प्रयोग करते रहे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने रजिस्टर में इसको एज इट इज नोट भी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज ये वीडियो आपके सामने है, इसके अंदर हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। केवल कवि का परिचय मैंने आप लोगों को याद कराया है, यानी जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका परिचय, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों तरह से सीखा है। कौन कौन सी रचनाएं हैं ये बात सीखी है, और इनकी भाषा शैली क्या है। तो गद्य जो भाग है
गद्य में, यहाँ एक वर्ड और लिख लेना, गद्य में इन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया और पद के अंदर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये जो चैप्टर है, एक अद्भुत अपूर्व, इसकी शॉर्ट समरी इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, फिर आप लोगों को रीडिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किस तरह से तत्कालीन समाज, यानी जो अंग्रेजों का शासन था उस समय के घटनाक्रम को लेकर के ये एक काल्पनिक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। और इसके अंदर उन्होंने तत्कालीन समाज की जो स्वार्थता थी, धर्मांधता, धर्म पर अंधा अनुकरण हो रहा, धर्मांधता, लोभ लालच और अंग्रेजी शिक्षा की, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचारपूर्ण नीतियां अपनाई जा रही थी, उनका यहाँ बहुत अच्छे ढंग से व्यंग्य के रूप में बहुत अच्छा चित्रण किया है। आपको पढ़ने में जरूर आनंद आएगा, लेकिन बिना शॉर्ट समरी को पढ़े हुए आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी क्लिष्ट है, कठिन है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप एक बार यहाँ अगर वीडियो सुन लेंगे ध्यान से तो फिर आपको बहुत मज़े आएंगे इसको पढ़ने में, और एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।